यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। मैं शशांक भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यहां आपके लिए तिनका मतलब है CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का फ्रंट आपके सामने है। मेरे टाइम में कहूँ या लास्ट ईयर तक मेरिट बेस एडमिशन हो जाता था, बट लास्ट ईयर से CUET एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, जिसमें कि आपको अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो उसी के जो केमिस्ट्री डोमेन के क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आया हूँ। पिछले लास्ट ईयर जो 10 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, और भी एग्ज़ाम्स मतलब और भी डेट को हुए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, पेन कॉपी लेके तैयार रहिएगा, क्योंकि एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है तो चांसेस हैं कि कॉन्सेप्ट रिपीट हो वहीं से। ठीक, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कौन से चैप्टर से है? सॉलिड स्टेट से। देखो, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें बताया गया है कि आयनिक सॉलिड आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हाँ, सही बात है। अगर कोई आयनिक सॉलिड है जैसे NaCl, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? Na+ और Cl-। हाँ सर, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। देन अगेन आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे। इसको ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आयनिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ऐसा नहीं है, आयनिक सॉलिड सॉफ्ट का होंगी यार, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो आयनिक सॉलिड्स कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला पढ़ो। आयनिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट। हाँ, जब इनको आप मेल्ट कर दो या फिर ये किसी एक्वस सॉल्यूशन में हो, तब जाके आयंस में ब्रेक होती हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक था। अगला पढ़ो। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। हाँ, मोल्टन स्टेट में करती है, सॉलिड स्टेट में नहीं। आयनिक सॉलिड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लो नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो देखो कौन कौन से स्टेटमेंट सही आ रहे हैं। इंसुलेटर कहा है, तो इंसुलेटर तो है, कंडक्टर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट सारे बता देता हूँ कौन कौन से सही हैं। आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सॉफ्ट नहीं है, आयनिक सॉलिड्स हार्ड हैं। उसके बाद अगला क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, हाई है। तो कौन कौन से सही हो गए? A, C और D। कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर, पहला ही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A, C, D। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी सॉलिड स्टेट से है, जिसमें आपको फॉर्मूला बताना है। जो B एटम्स हैं वो HCP लैटिस बना रहे हैं। अब सर HCP लैटिस का मतलब क्या है? HCP का मतलब है इस तरीके की लैटिस जहाँ पे टोटल 6 एटम्स आए एक यूनिट सेल में। तो A एटम्स जो बना रहे हैं वो HCP लैटिस बना रहे हैं, मतलब इसके कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 6। और B फॉर्म्स HCP लैटिस, A ऑक्यूपाई वॉइड कर रहे हैं, B लैटिस बना रहे हैं, तो लैटिस में 6 आ गए। A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर कहीं पे 6 पार्टिकल्स आ रहे हैं एक यूनिट सेल में, तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी डबल होंगी, मतलब कितनी हो जाएंगी? 12। तो A जो है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2/3 ऑफ 12। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों उतनी होती है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होती है। तो डबल करके अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है? 8, और ये कितना है? 6। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो 2 से डिवाइड करके। तो A के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट आएंगे? 4, और B के कितने आ जाएंगे? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A4B3, यानी कि सर B ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन देखो सॉलिड स्टेट से, और ये वो चैप्टर है जो कि बोर्ड्स के सिलेबस से डिलीटेड था। तो अभी तक कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस आया नहीं है, तो आपको वो डिलीटेड पोर्शन भी करके जाना है। एक क्वेश्चन से देखो 2 चैप्टर हमें मिल गए हैं, 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। आओ आगे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर से है, जिसमें कि
क्या करना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं कहूं यहां पे क्या है, डेल्टा टी बी आई के बी इंटू एम, क्या है सर ये डेल्टा टी बी ही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, के बी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एम होता है मोलैलिटी। ठीक, तो यहां पे आप देखो ये तो फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो सबको सेम सॉल्वेंट में एक्वस सॉल्यूशन दिया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वाटर है। अब अगर यार सॉल्वेंट सेम है तो Kb की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। उसके बाद कंसंट्रेशन कुछ दी नहीं है तो मोलैलिटी भी आप सबकी सेम मान लोगे। तो जो डेल्टा Tb है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर पे। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसके लिए I की वैल्यू क्या होती है, 1। अगला देखो आप, अगला क्या है, अगला है NaCl। NaCl के लिए I की वैल्यू क्या होगी, ये दो आइंस में ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो MgCl2, ये किस में ब्रेक होगा, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में। कैसे बता दे रहे हो सर आप, देखो जो इसके नीचे नंबर लिखा हो ना, जैसे Mg के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एक पार्टिकल बनाएगा सॉल्वेंट में जाके। Cl के नीचे क्या लिखा है, 2, मतलब क्लोरीन के जो पार्टिकल मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, तो ओवरऑल पार्टिकल्स कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ऐसे इसका आप बताओ AlCl3, एल्यूमिनियम के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब सर 1 है, और Cl के नीचे क्या लिखा है, 3, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट को देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा यार, एल्यूमिनियम के नीचे क्या लिखा है, 2, यानी कि आपको 2 तो एल्यूमिनियम के आइंस मिलेंगे, और सल्फेट के नीचे क्या लिखा है, 3, तो 3 आपको सल्फेट के आइंस मिलेंगे। तो ओवरऑल आइंस कितने हो गए, 2 और 3 5, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। डेल्टा Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब सर जितनी ज़्यादा I की वैल्यू उतना ज़्यादा डेल्टा Tb, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो आप सबसे ज़्यादा I की वैल्यू किसके लिए है, E के लिए, और वो ऐसा एक ही ऑप्शन में है, वो सारे अरेंज भी नहीं करने हैं। I की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, E के लिए, E केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था वेंट ऑफ फैक्टर से, ठीक है, देख लो आप लोग। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है कि यार सारा जितना पढ़ के गए उतने क्वेश्चन हो ही जाएं, तो एक्स्ट्रा ही करके जाओ, फिर उसमें से आपके पास चॉइस रहेगी। मोलैरिटी निकालनी है, क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो जरा क्या क्या दिया है, 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया है, मतलब सर जो सॉल्यूट का वेट दिया है ना वो 5 ग्राम दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कैलकुलेट कर लो आप, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 39 और 1 40, तो मॉलिक्यूलर वेट तो सर 40 ग्राम पर मोल आ गया। उसके बाद कहाँ पे डिसॉल्व किया है, 450 ml में, तो जो वॉल्यूम दे रखी है वो दे रखी है 450 ml। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। अगर ml में है तो आप क्या करना, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, मतलब आप इसे लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, डिवाइड करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। मोल्स कैसे निकालें सर, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करके, यार ये तो मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वॉल्यूम 450 है सर, क्या लिख रहे हो आप, 450, ठीक। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आप क्या आंसर आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 तो इनको भेज देना, निपट गए। फिर कितना बच रहा है यहाँ पे, 5 से 9 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि सर हमें 10 को डिवाइड करना है 36 से, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखोगे 0.2 ना 72 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा 28, यानी कि 280, तो 0.2 से कौन सा ऑप्शन है देखना जरा, इधर पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 दिख रहे हैं सर, लेकिन इसमें क्या है 10 की पावर -3, यहाँ तो कोई पावर नहीं आ रही है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोलैरिटी का क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन से भी आ गए, 2 सॉलिड स्टेट से भी। सीक्वेंस में बनाया यार इन्होंने पेपर, है ना, मिक्स कर देते। अब अगला देखो, अगला इलेक्ट्रो का है, अगर पढ़ पा रहे हो देखना जरा इसको ध्यान से। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टेंस कम होगी। मतलब पहला ऑप्शन तो सर सही लग रहा है, लगा दो सही फिर। आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यार आयन कह रहे हो, इधर इलेक्ट्रॉन कह रहे हो, गलत बात है, बहुत गलत बात। मेटेलिक कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आयनिक कंडक्टेंस तो आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है। तो सर ये वर्ड गलत लिखा है, यहाँ आयंस होना चाहिए था। आयनिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस को और क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कहा जाता है, क्यों पागल बना रहे हैं हमारे बच्चों को? इलेक्ट्रोलिटिक होता है यहाँ पे, तब तो हम सही करके आते। इलेक्ट्रॉनिक बोलोगे तो हम क्रॉस लगा देंगे। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो यार कंडक्टेंस बढ़ ही जाएगा ना। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे और आयनिक मोबिलिटी पे। हो गया ना, एक और बचा है। आयनिक कंडक्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से सही लग रहे हैं आपको? आपने बता ही दिए सर, ए, डी और ई। ए, डी और ई कहाँ है? डी ऑप्शन में, देखो नीचे दिख रहा होगा आपको। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का क्वेश्चन, आगे चलते हैं। चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रो से है, कोलरास लॉ से है। क्या होता है सर ये कोलरास लॉ? कोलरास लॉ बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज होता है। किसकी? या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जैसे हमें यहाँ पे किसकी कैलकुलेट करनी है? HO, मतलब एसीटेट है ये। तो इसके लिए क्या क्या आयंस रिक्वायर्ड हैं आपको? इसके लिए आपको H+ रिक्वायर्ड है और एसीटेट आयन है, ये AC मतलब एसीटेट है। ठीक, तो ऊपर देखो क्या क्या चीजें हैं। NaCl है, इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा Na पॉजिटिव आयन, Cl माइनस आयन। HCl से क्या मिलेगा? H+ और Cl माइनस आयन। और NaO, इससे क्या मिलेगा? इससे सर सोडियम आयन मिलेगा और एसीटेट आयन मिलेगा। अब हमारे काम का क्या क्या है? हमारे काम का तो है सर H+ और एसीटेट आयंस। तो इन दोनों को आप क्या कर लोगे? इनको ऐड कर देना, और जो है ही नहीं काम का उसको भगाओ बाहर, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इनकी क्या कंडक्टेंस थी सर वो भी बता दो। NaCl की थी 126.4, HCl की है 425.9 और NaOC की है 91.0। तो जिनको यार आयंस को ऐड करोगे ना तो उनके लिए आप कंडक्टेंस को भी ऐड करोगे। जैसे इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो इनकी कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ऐड करना जरा कितना आ जाएगा? मैथ ऐसी है भाई, ऐड करते हुए चलना, ठीक है। जब ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 516.9। उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको 126.4 को, क्या वैल्यू आ जाएगी? 5, ये 0, ये 9 और ये 3, यानी कि सर 390.5। ये सर पहला ही ऑप्शन है, देख लो, ठीक है। मैथ भी ठीक ठाक ही है आपकी, आंसर सही आ जा रहा है। ध्यान रखना, जो भी आयंस रिक्वायर्ड हैं उनको लिखो, मतलब उनको जनरेट करो प्लस माइनस करके, और बाकी को कैंसिल आउट कर दो। देख लो यहाँ लिख के, इनको प्लस करते तो ये मिलता हमको, ठीक, Na+OAC-। फिर उसमें से आप सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे थे सर? Na+ को और Cl- को। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाते ना, ये हो गया आपका यहाँ से कैंसिल, तो ये और ये आपके काम के आयंस बचते। तो इसी तरीके से बस इक्वेशन को बैलेंस करके आ जाएगा। चांसेस हैं बेटा, न्यूमेरिकल होगा बट इजी होगा, डरना नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रो से है, फैराडे लॉ से, कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। अब चार्ज तो ठीक है, ये फैराडे लॉ क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो ना तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताना भी होता है कि क्या बना और कितना प्रोडक्ट बना। तो क्वालिटेटिवली तो आप बता देते हो, क्वांटिटेटिव बताने के लिए फैराडे लॉ यूज किया गया है, जो कि ये कहता है कि एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए
हमको 1 फैराडे चार्ज लगता है। एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चार्ज लगता है। अब सर ये इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। MnO4 माइनस से क्या बन रहा है? Mn2 प्लस बन रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखना, इसकी x मान लो, ऑक्सीजन की -2, ओवरऑल कितना है -1। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? प्लस का 7। और यहाँ देखो जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यानी कि सर ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है? +7 से +2। एक चीज होती है n फैक्टर, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना आया था? देखना जरा, एटम तो Mn का 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है सर 5 का। 7 से देखो क्या हो रहा है, ये 2 में जा रहा है। तो n फैक्टर 5 है, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? 5 फैराडे। क्या होता है सर ये फैराडे? फैराडे का मतलब होता है बच्चों 96500 कूलाम। रफली तो यही होता है, वैसे 96488 होता है, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 96500 कूलाम ले लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 फैराडे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लो फैराडे लॉ से क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस से ही आ गया। अभी आप क्वालिटेटिवली बता रहे थे, मतलब क्वांटिटेटिवली, अब कैसे बता रहे हो सर? क्वालिटेटिवली। क्या बनेगा देखो, दिखाई देते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस आए, पहले समझो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, स्क्रीन लॉक नहीं हुई सर, लॉक कर दो, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, है ना, और बनते क्या है, फिर वहाँ से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव बना सकते हो। बड़ा वाला ये लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है। और याद कैसे रखना है पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव क्या होगा? तो पाओ और एनसीआर से ध्यान रखना बच्चों। कैसे ध्यान रखोगे? पाओ से और एनसीआर से। पाओ में क्या मतलब है सर? P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, ए का मतलब है एनोड, और O का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, C का मतलब यहाँ पे कैथोड है, और R का मतलब क्या है? रिडक्शन। सारी बात तो आपने बताई थी सर। एक और बात सुन लो, पाव भाजी बनाने के लिए ऑयल चाहिए होगा ना, वो आपसे गिर गया, तो ऑयल गिर भी ध्यान रखना है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, I स्टैंड्स फॉर इज, L स्टैंड्स फॉर लॉस। यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और G क्या होता है? G स्टैंड्स फॉर गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब इतनी बातें ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। किसका करवा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस? एक्वस NaCl का। अगर NaCl एक्वस है ना, तो पानी के आयंस भी होंगे वहाँ पे, Na+ और Cl- तो होंगे, साथ में H+ और OH- भी होंगे। अब मुझे बताओ पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है सर? अभी आपने बताया एनोड होता है। एनोड की तरफ कौन जाएगा? जो खुद नेगेटिव होगा, यानी कि Cl- और OH-। अब कौन पहले वहां पे जाके क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो देखो एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनो, आर यू इन CBI? मैं पूछ रहा हूं क्या तुम CBI में हो? मतलब क्या है सर इसका? S स्टैंड्स फॉर सल्फेट, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रेट। कैपिटल वालों का रोल है, O का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, C का मतलब क्लोराइड, B से ब्रोमाइड और आयोडाइड। मतलब इधर को जब जा रहे हो तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बढ़ रही है। यानी कि सर OH- और Cl- में पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? Cl-। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो -1 से कहाँ चला गया? 0 में। तो इंक्रीज हुआ ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, मतलब सर ऑक्सीडेशन हो गया। तो एनोड पे तो क्या मिलेगा? Cl2। दो जगह है सर, B और D, तो वैसे ही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये कैथोड है। कैथोड पे देखना जरा क्या होगा। कैथोड पे सर रिडक्शन होता है, और वो खुद कैसा है? नेगेटिव। तो कौन कौन जाना चाहेगा वहां? Na+ और H+। रेस जीतेगा कौन? जिसका सर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H+ से नीचे बस कॉपर और ये लेस रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, Na+ तो सर ऊपर आता है।
और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, H2 गैस। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, H2 और Cl2। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना यार, है ना, निमोनिक सुनो, RU इन CBI, काम की बात है। पूरा प्रोसेस समझा दिया मैंने आपको, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस आएगा तो आप कर लोगे, बस पाव लेके आने NCR से और ऑयल गिरा देना, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज फॉर कोल्ड फूड। ये तो यार याद रखने का है, अभी तक मैंने कहा था याद कर लो। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक बार जरूर रीड करके जाना, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सीधा क्वेश्चन होगा, पढ़ा हुआ होगा, सीधे देख के लगा दोगे। ठीक है, आप तो कहोगे सर आपने पढ़ रखा है। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, एलिटेम है, सुक्रालोज है, एस्पार्टेम है और सैकरिन है। पूछ रहे हैं कोल्ड फूड के लिए, कोल्ड फूड के लिए ना ये एलिटेम हाई टेम्परेचर को सरवाइव नहीं कर पाता है, एलिटेम जो है वो हाई टेम्परेचर को सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलिटेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्वीटनेस होती है ना, ये नॉर्मल केन शुगर से लगभग 1500 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो देखो, एक दाना चीनी का मतलब 1500 दाने चीनी के और एक दाना एलिटेम का बराबर है। ठीक है, चीनी छोड़ रखी है आजकल फैट लॉस के चक्कर में। ठीक है, ज़्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला बताओ। पूरी डेरिवेशन तो करोगे नहीं वहाँ पे। के के लिए जो सर जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है मोल, बताओ ना, फॉर्मूला था ना मोल 1 - n लीटर n - 1, और क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। सही है या नहीं कैसे चेक करोगे, देखो इसको जीरोथ ऑर्डर के लिए देखो, यहाँ n की वैल्यू 0 लगा देना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, इसको अरेंज कर लो सही से। ये दे रखा है सर मोल -1 लीटर 1 और सेकंड क्या दिया, इनवर्स। यहाँ से तो निकलेगा नहीं सर आंसर, यहाँ देख लो आप, इनको कंपेयर करा लो, n - 1 = 1, यानी कि ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2। जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपका आंसर 2 हो जाएगा। जनरल वाला रेट कांस्टेंट का टर्म याद रखो और बाकी को क्या कर दो, आप कंपेयर कर दोगे। इसको भी कंपेयर करते तो भी यही आता, मोल को कंपेयर करते तो भी यही आता। ठीक, कोई उसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों जगह से 2 आ रहा है, आपका आंसर सही है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर होता है बेटा एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना, ऐसे देख के नहीं बता सकते, इसलिए उन्होंने खुद बता दिया। के की वैल्यू दी है, वो पूछ रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। सबसे पहले ना आप NH3 के डीकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखो। सबसे पहले सर आप NH3 के डीकम्पोजिशन की, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनता है, वैसे ही सर इसको अगर आप डीकम्पोज करा दोगे तो क्या बन जाएगा, N2 और H2 बन जाएगा। बैलेंस कर दो सर, बैलेंसिंग का बहुत रोल है यहाँ पे। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3। देख लो 2 नाइट्रोजन है इधर और कितने हैं यहाँ पे, ये गलत कर दिया यार, इसको हटाते हैं एक बार। देखो एक बार फिर से लिखते हैं, NH3 डिकम्पोज होके क्या देगा, N2 + H2। अब इसको बैलेंसिंग करो, देखो नाइट्रोजन 2 हैं, 2 लगा दो, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ लगा दो 3, रिएक्शन बैलेंस है। रेट लिखने का जो तरीका होता है ना, एक्चुअल में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, डिसअपियर, खत्म होते जा रहे हैं ना, तो उसको आप ऐसे लिखते हो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज। और इनका कैसे लिखते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपीयर हो रहे होते हैं, और जो इनका कोफिशिएंट होता है उससे फिर आपको डिवाइड करना होता है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 केवल इतना है, ये तो पूरे रिएक्शन का रेट है, ये क्या है, पूरे रिएक्शन का रेट है। तो हमें दे क्या रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है। ठीक, तो रेट कांस्टेंट के लिए देखो, किसी भी चीज़ का रेट कैसे आता है ना, किसी भी चीज़ का रेट आप कैसे निकालते हो,
सर रेट हम निकालते हैं, जो भी रेट कांस्टेंट होता है वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप करना क्या, ये तीनों चीजें के कांस्टेंट होंगी ना, तो इन सबको के इक्वल लिख लेना, वहां जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। के की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसको जरा सही से सब सेटिंग बिठा दो इसकी। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सर उधर चला जाएगा, और जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 है वो आ जाएगा 3K। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, वैल्यू दे रखी है उसकी 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -4। है क्या सर कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ, बी ऑप्शन है। यूनिट वही रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखो काइनेटिक्स से कितना सिंपल क्वेश्चन है, चलो देख लो एक बार, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो 11 क्वेश्चन हुए हैं सर, बहुत सर एक्सप्लेन करे बिना फिर मज़ा नहीं आएगा, आंसर बता दिया, आंसर तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट के द्वारा भी, मतलब क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, तो देखते हुए चलो, जो जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं उनको आप एक बार और पढ़ लेना, फिर इम्पोर्टेंट ही है वो। पिछली बार आया था तो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी एनटीए तो वही है ना, फिर से वही करा रहे हैं। द मॉलिकुलरिटी, मॉलिकुलरिटी का मतलब होता है सर कितने मॉलिक्यूल्स रिसुम कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ तो एक ही दिख रहा है, लेकिन ये बेटा लगता किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और एलिमेंट्री रिएक्शन है एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजियोज ऑप्शन, ठीक है, फिजियोज ऑप्शन भी बोल देते हैं। सरफेस केमिस्ट्री सर ये तो बोर्ड में पढ़ाया ही नहीं था, कोई बात नहीं, बुक में तो था, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 2 तरीके के एड्जॉर्प्शन होते हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब है कोई चीज़ सरफेस पे आके स्टिक हो जाए, एक होता है बल्क में चले जाए, एक होता है सरफेस पे आके स्टिक हो जाए, ठीक है। तो जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो बहुत ही मतलब फिजिकल फोर्सेस लगती हैं, जैसे वेंडर वॉल फोर्सेस, बट अगर केमिज ऑप्शन होता है तो केमिकल बॉन्ड बनता है। स्टेटमेंट को पढ़ना, अराइजेज ड्यू टू वेंडर वॉल फोर्सेस, हाँ सर ये तो वही बात है जो अभी आपने बता रखी है, स्क्रीन लॉक कर दो वरना ये गायब हो जाएगी। चलो कर दिया। नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसका कुछ भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई, ना ये बात गलत है, इसकी एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल होती है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन की 100 के आसपास। तो ये वाला स्टेटमेंट सर ये लोग गलत कह रहे हैं। इट रिजल्ट्स इन मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट, हाँ अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वो और डिपॉजिट होता जाएगा, लेयर्स बढ़ती जाएंगी। तो इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी वाला। हाई नहीं होती है सर, लो होती है एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री से यार डिटेल में ना भी जाओ तो थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ ही लेना, ठीक है। चल सरफेस का क्वेश्चन था, नेक्स्ट भी सरफेस का क्वेश्चन है। देखो एक टेबल दी है टाइप्स ऑफ कोलाइड की, जिसमें डिस्पर्स, फेज, डिस्पर्शन, मीडियम अलग अलग दे रखे हैं। उस टेबल को जरूर है ना सुबह सुबह गर्म पानी के साथ और सोने से पहले याद जरूर रखना इसको। स्मोक क्या होता है यार, स्मोक सर इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। यहाँ मैं पहले लिख रहा हूँ डिस्पर्स फेज और बाद में लिख रहा हूँ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डीपी का मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज नहीं है, करना भी नहीं है। डीपी का मतलब है डिस्पर्स फेज, डीएम का मतलब है डिस्पर्जन मीडियम। स्मोक में जो डिस्पर्स फेज रहता है वो सॉलिड रहता है, और डिस्पर्जन मीडियम जो रहता है वो गैस रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एरोसॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरोसॉल। हेयर क्रीम में डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, इमल्जन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमसे पूछा था इमल्जन कौन सा है, तो वो तो बी सही हो जाएगा। अब 2 बताएं सर, बाकी भी बता दो। पेंट में क्या होता है, कलर प्रोवाइड करने के लिए आप सॉलिड मतलब कुछ डाई के पार्टिकल डालते हो और लिक्विड में मिक्स कर देते हो, तो इसको इसलिए सॉल बोला जाता है। चीज़ में क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड ना, चीज़ को ऐसे कंप्रेस करो तो वाटर निकलता है, बट डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉलिड फैट होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जेल का, बट हमें तो इमल्जन बताना था सर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वो टेबल जरूर कर लेना, ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप क्या है और एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। टाइप ऑफ कोलाइड, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टाइप ऑफ कोलाइड। चलो सर आगे बढ़ो।
रट्टा मार रखा है आपने तो। हाँ भाई, रट्टा मारेंगे नहीं तो कहाँ से याद होगा, याद करने की चीज़ है, इसको याद ही कर सकते हैं। कैप्रोलैक्टम इज स्टार्टिंग मटेरियल, पॉलीमर भी कट था, याद ही नहीं है सर। कैप्रोलैक्टम जो होगा ना वो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, ठीक है। नाइलॉन 6 का क्या होता है सर फिर? हेक्सा मिथाइलिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड, ये बहुत बार आता है, मोस्ट कॉमन, इसको याद ही रख लेना, ठीक है। बाकी नाइलॉन 6 का क्या होता है? कैप्रोलैक्टम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी भी एक मतलब टेबुलर फॉर्म में जो चीज़ें उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे पॉलीमर चैप्टर में एक टेबल होगी, घोल के पी जाना है। अभी भी 5-6 दिन है, एडमिट कार्ड आ गए होंगे आप लोगों के, तो विद इन 4-5 दिन है यार, एक रोज पढ़ना है। एक कोलाइड वाली टेबल, एक ये पॉलीमर वाली, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी जो टेबलर है, तो टेबल से ही हमारा काम हो जा रहा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सोल, ठीक है। ब्लड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, रेस्ट इसमें जो और दिए हैं सारे क्या है? नेगेटिवली चार्ज हैं। ब्लड पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। सोल अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, ऐसा कोलाइड जिसमें कि डिस्पर्स फेस क्या हो? सॉलिड हो, और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो। ब्लड में और भी चीज़ें हैं ना, WBC, RBC, प्लाज्मा, बाकी ब्लड है क्या? है तो लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं उसमें, ठीक। तो इसको एक बार इरेज भी तो करो सर, बाद में दिक्कत करेगा ये। चलो 17th क्वेश्चन, मैचिंग खेलते हैं सर, मिसमैच ना हो जाए। थी ना एक वेब सीरीज मिसमैच, तो मिसमैच होने के बाद भी वहाँ मैचिंग हो जाती है। यहाँ देखो यार, और के नाम तो सर याद नहीं है। मेटलर्जी में भी टेबल है, सारा खेल टेबल का है, तो अपनी टेबल पे ही लगा लो इन टेबल्स को। देखो बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है, क्लास 10th में भी पढ़ते हो यार, मेटल नॉन मेटल में क्या होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट होता है, किसका ओर है? एल्युमिनियम का है। उसके बाद कैलामाइन, जिंक कैलामाइन सुना होगा, जिंक कैलामाइन होता है जिंक का, ठीक है। सिडराइट किस, इन दो से आंसर मिल रहा है क्या? डी का फर्स्ट तो है सर, BCD में है, चलो ये गलत हो गया। और पढ़ो आप, सी का फोर्थ भी ये गलत हो गया। अब लड़ाई बची है बी और डी में। तो देखो आप, सिडराइट किसका होगा और मेलाचाइट किसका होगा? कॉपर जो होता है, कॉपर का जो ओर होता है ना, वो मेलाचाइट होता है। फॉर्मूला क्या है सर इसका, बता दो एक बार। फॉर्मूला क्या होगा? कॉपर का ओर है यार, है ना, कॉपर कार्बोनेट होता है इसमें, और कॉपर का ऑक्साइड भी होता है। तो बी का कौन सा हो जाएगा? बी का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक। तो बी का थर्ड किस में है? बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक। सिडराइट आयरन का ओर होता है, आयरन का कार्बोनेट होता है, चल क्यों नहीं रहा है? आयरन का क्या होता है? कार्बोनेट होता है। इन चीजों को ध्यान रखोगे आप। चलो, और वाली टेबल भी याद कर लेना। वैन आर्कल मेथड से किस किस को आप मतलब प्योरीफाई कर सकते हो? वैन आर्कल मेथड से जिरकोनियम और टाइटेनियम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? जिरकोनियम आ जाएगा। देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 लाइनर है, तो यार मेटलर्जी वाले चैप्टर को, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 4 चैप्टर हैं, एक बार रीडिंग भी लगा लोगे ना तो 2-2 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। छोड़ के मत जाना बस यार, ठीक है, कसम है तुम्हें, छोड़ के मत जाना इसको। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल स्टेबिलिटी है सर, पढ़ो तो सही से, क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी है। तो डाउन द ग्रुप आने पे ना साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रही होंगी उनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि सर हाइड्रोजन इतू सा, साइड वाले एटम का साइज बढ़ते जा रहा है, तो बॉन्डिंग जो बनेगी यानी कि जो ओवरलैप होगा वो खराब होता जाएगा। तो सबसे ऊपर कौन आता है? ये कौन सा ग्रुप है? ये है ग्रुप 16, उस स्टाइल से टीपो, है ना, क्या है ये? उस स्टाइल से टीपो। डाउन द ग्रुप आने पे सर साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी? डिक्रीज। ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन ग्रुप से क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2O की, उसके बाद
H2S की, H2O में तो यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी H2SC की, लेकिन यहाँ तो हमें ऑर्डर में लगाना है ना, तो H2O कहाँ पे है? ए। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ए का। बी और सी में है। सबसे कम किसका हो जाएगा? पोलोनियम PO का C। अरे यार ये तो दोनों जगह है सर। चलो सेकंड नंबर का देखो फिर, सल्फर। सल्फर कहाँ पे? बी में, और बी देखो ए के बाद कहाँ है? थर्ड ऑप्शन में। तो ध्यान रखना बच्चों, ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के केस में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज, बिकॉज ओवरलैपिंग खराब होती रहती है। चलो आगे देखते हैं। इसमें आपको प्रोसेसेस का नाम बताना है। अमोनिया का तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, तो भाई वही रहेगा। ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ। ए का किससे मैच करा दोगे आप? फोर्थ से, हैबर्स प्रोसेस। N2+H2 आयरन है ना, कैटलिस्ट का काम करता है, और यहाँ पे आपको अमोनिया मिल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा सर? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। और नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल्ड से। तो देखो ए का क्या आ रहा है? फोर्थ, सब जगह ही है सर। बी, सी का क्या आ रहा है? सेकंड। कहाँ कहाँ है? ए और बी में। और डी का क्या है? फर्स्ट, वो फर्स्ट में ही है सर। तो बचा कौन? क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होगा? बी का थर्ड, यानी कि डेकन्स प्रोसेस किसका है? क्लोरीन का है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेन ग्रुप में कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं, कॉन्टैक्ट मतलब प्रोसेस का नाम पूछ रहे हैं यार, ये तो आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ते ही हो, तो एक बार और पढ़ लेना। सर ये वो चैप्टर है जो हमने पढ़ा ही नहीं था 12th में, तो यार लिस्ट बना लो इनकी, मतलब कितने हैं मुश्किल हद मार के। सॉलिड स्टेट, सरफेस, पी ब्लॉक, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल। एक भूल गए सर, मेटलर्जी 6। एक एक दिन करके भी करोगे ना, आज से लग गए 16, 17, 18, 19, 20, 21, पेपर वाले दिन तक 6 के 6 हो जाएं। बाकी पढ़ ही रखे हैं तुमने पहले से, ठीक, बता देना फिर भी कोई दिक्कत आए तो। अगला देखो, आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है, आइसो बोले तो सेम, स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसका देखने में कैसा दिख रहा है वो, है ना, सुंदर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमें किसको देखना है? BrO3- को। इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम पिक किया करो। सेंट्रल एटम हमेशा कम नंबर में होगा। कौन है यहाँ पे? Br है। तो Br को जब आप देखोगे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। Br के पास क्या होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ऑक्सीजन डायावैलेंट होता है, तो ऑक्सीजन 3 है, बना लेंगे बॉन्ड, ये क्या रहेगा? लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3, और लोन पेयर कितना? 1। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर 4 है सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और कैसा आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, मतलब ज्योमेट्री तो वो आएगी टेट्राहेड्रल, बट ये जो आएगा ये आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर को फिर आप ऐसे हाइड करके देखोगे ना। इनमें से देखो कौन आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर? XeOF4। देखना जरा, एक्सी बोले तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डायावैलेंट है, फ्लोरीन ये है। तो यहाँ तो सर सिग्मा बॉन्ड ही कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर हो गया सर, हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं आएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। XeF2 को देखो, वैसे ही करना। Xg के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। फ्लोरीन क्या होता है? सारे हेलोजन मोनोवैलेंट होते हैं सर, तो फ्लोरीन कितने हैं? 2, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड, और क्या आ रहे हैं? 3 लोन पेयर। 2 + 3 यार, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, sp3 नहीं बचा, तो शेप कहाँ एक ही सेम हो जाएगी। XeO3 चेक करो। हाँ सर ये लग रहा है, क्यों? क्योंकि Xg के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Xg के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जो होता है सर वो डायावैलेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, शेप तो सेम आ जाएगी ना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी आएगा तो शेप क्या आ जाएगी? यार शेप तो सेम नहीं लग रही है सर। ये क्या आ रहा है? ये तो ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है, और वो कैसा आ रहा था? ये आ रहा था पिरामिडल। पिरामिडल आना चाहिए। इसको और चेक कर लो, फिर बचा कौन? XeF4। देखना जरा ध्यान से, Xg के बाहर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। यार ये भी 6 आ रहा है, तो देखो आइसो स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं वो। Xg किसका? BrO3- का, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गए, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4। इसका तो स्टेरिक नंबर ही 5 आ रहा है, इसका स्टेरिक नंबर आ रहा है 4,
है ना, 4 आ रहा है यार, 4 आ रहा है, क्यों, 2 लोन पेयर भी है ना, ये गलत बना दिया, क्यों, इसका भी कैसा आएगा, इसका लोन पेयर ऊपर को रहेगा और ऑक्सीजन इस तरीके से रहेंगे, ठीक है, मैंने उसको 6 काउंट कर लिया था, तो XgO3 जो हो जाएगा वो आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, इनका ध्यान रखना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं, इससे हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिल जाएगी, शेप या फिर ज्योमेट्री। आ जाओ आगे, बॉन्डिंग हल्का सा यूज हुआ। अब आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच कराना है, ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे ना, तो कैसे आंसर करोगे, लो अब दिख रहे हैं, देखना। ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम स्कैंडियम कैसे याद करवाया था, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी, फरारी मांग रही हैं भाई, सबने जानने पहचानने से मना कर दिया। तो निमोनिक क्या है 3D सीरीज का, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी, कोई नहीं कुछ जाने, है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी 4s2 3d2, आर्गन तो रहेगा ही रहेगा सर, नोबल गैस बाहर। वेनेडियम का होता है 23, आर्गन 18 तो है ही फिक्स, 4s2 3d3 हो जाएगा। उसके बाद कौन है, मैंगनीज, ये 25 होता है, तो पहला वाला नंबर 4s में, दूसरा वाला 3d में। कॉपर कितना होता है 29, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा इसलिए नहीं होता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ डी फील्ड और डी ऑर्बिटल्स, है ना, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज या गेन कर सकता है, तो मैक्सिमम करें ना तो सातों के साथ लूज करा सकते हो क्या, नहीं सर, सबसे पहले तो हम 4s से कराएंगे, ठीक है। 7 मैक्सिमम मैंगनीज की होती है, ये ध्यान रखना। तो देखो सी का फर्स्ट एक ही जगह है, यहीं से आपको मिल गया यार, सीधा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में कि 3D सीरीज में कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आप मैंगनीज बोल देते हो +7 की, वहीं से आपका आंसर आ गया, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर, कौन है, कॉपर, बाकी सबका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हट जाओ भाई साहब, स्क्रीन लॉक। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है डाईवैलेंट आयन का, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे होते हैं सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आओ दिखाते हैं आपको जरा। एटॉमिक नंबर कितना है 25, और आयन कैसा है डाईवैलेंट, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 2 होगा, 25 आ गया, मतलब सर मैंगनीज है, मेटल है, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन ही होगा। अभी मैंने लिखना बताया था, पहला नंबर 4s में, पहला नंबर कहाँ आएगा एटॉमिक नंबर का 4s में, किसको छोड़ के, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दो, देखो क्या आ जाएगा, आर्गन 18 4s0 3d5, भरो तो जरा सर इलेक्ट्रॉन, जब तक पेयरिंग ना हो, मतलब एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तब तक पेयरिंग नहीं होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आता है, फॉर्मूला होता है सर √n n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 5 × 7 यानी कि √35, यानी कि 5.9 के आसपास, 5 से बड़ा आएगा 6 से छोटा, एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो निकालना आया मैग्नेटिक मूवमेंट, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो और फिर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन कलरलेस है, फिर से सारा खेला इलेक्ट्रॉन का है। कलर बच्चों आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अगर मैं KMnO4 और K2Cr2O7 को छोड़ दूं ना, देखो ये तो आ गया यार, स्क्रीन क्यों लॉक, देखो KMnO4 और K2Cr2O7 को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनमें जो कलर आता है ना सर, इनमें कलर आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ठीक है, इसमें कलर आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बट बाकी सब में जो कलर आता है ना, वो कलर आता है DD ट्रांजिशन की वजह से। कलर का रीज़न क्या होता है, DD ट्रांजिशन, और ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो,
आ जाओ चेक करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे हैं। देखो स्कैंडियम 3+ को देखना जरा, नॉर्मल क्या होता 4s2 3d1। अरे 3d सर तीनों के तीनों निकल गए यार। नॉर्मल स्कैंडियम देखो ना 4s2 3d1 +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कहाँ से भेजोगे? पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से, फिर कहाँ से जाएंगे 3d से, तो इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ। अनपेयर्ड तो छोड़ो सर, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर चार्ज ट्रांसफर क्या ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो कलर नहीं आएगा। आंसर तो यही आ गया। Mn2+ में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सब में होंगे। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉक है ना स्क्रीन, तो कैसे होगा सर रोटेट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला, और इतने सारे स्टेटमेंट है कि ऑप्शन हमारा नीचे चला गया है। कोई नहीं, दिखाने तो हैं आपको। ठीक है, इसका कुछ काम है नहीं। मैंने क्वेश्चन मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ उसके हिसाब से कौन सा सही है। पहली बुक मतलब देखो कितने सटीक है, शायद ये 26 क्वेश्चन है ना। हाँ, मतलब इतना बैलेंस कर रखा है पेपर कि 25 क्वेश्चन आपकी पार्ट 1 से हैं, 25 पार्ट 2 से हैं। मतलब कहीं से भी छोड़ के गए ना तो छूट ही जाएगी, फिर दिल्ली का सपना छूट जाएगा भाई। दिल्ली के गेट तक पहुंचना है मतलब विश्वविद्यालय के, तो इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, और बिल्कुल इक्वल अमाउंट में है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। देखो ध्यान से, पहले ये मतलब सेकंड बुक के पहले चैप्टर से, जिसको आप ऑर्गेनिक का अध्याय कहते हो, क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरीन। 2 रिएक्शन होती हैं बच्चों, SN1 और SN2। इतना भरा भरा सा है, कहाँ पे समझाओगे सर? देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ एक बार SN1 के बारे में। यहाँ पे देखो SN1 के बारे में समझ लो पहले। SN1 में क्या होता है सर, और SN2 में क्या होता है? ठीक है, तो SN1 और SN2 को जब आप देखोगे तो SN1 में तो बन जाता है आपका क्या, कार्बोकैटायन, और यहाँ पे आपको रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है वो प्लेनर होता है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, दोनों साइड से अटैक करता है। यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनता है ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे हो जाता है इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूग्रेशन हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर जनरली क्या चलेगा? 3 2 1, और इसका क्या चलेगा? 1 2 3। इसको ध्यान रखना। अब पढ़ो क्वेश्चन को, देखना। आजा भैया, देखो SN2 प्रोसीड्स विथ केमिकल इन्वर्जन। क्या बोल रहे हो? SN2 प्रोसीड्स विथ केमिकल इन्वर्जन, कह तो सही रहे हो, बताया था ना, रेसमिक मिक्सचर मिलता है वहाँ इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि ए स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ए स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू इनेंशियोमर। ना उल्टा बोल दिया, इनेंशियोमर्स को रेसमिक मिक्सचर बनाना कहता है रेसमाइजेशन, गलत है। रेसमाइजेशन गलत है, रेसमा नहीं कह रहे हैं, रेसमाइजेशन कह रहे हैं आप। मिक्सचर कंटेनिंग, एक बार फिर से क्लियर करके, ये सही है, रेसमाइजेशन नहीं बोलते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, आप मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। हाँ ये बात सही है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी मिला के रेसमिक मिक्सचर मिलता है। द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर सुपर इम्पोजेबल इमेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहलाती है इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं सर? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। तो हल्का सा GOC यूज़ हो रहा है, बट वही वाला जो 12th में आ रखा है। तो ये क्या होती हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, ना कि सुपर इम्पोजेबल। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है सर अभी के लिए। तो द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर सेड टू बी कायरल। हाँ कायरल होते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोलते हो। कौन कौन से सही हो गए बताना जरा। सर A सही है, C सही है, और E। तो ये B ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ, दिख रहा है ना? हाँ B ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ध्यान से देख लो। SN1 में कार्बोकैटाइन बनेगा और रिटेंशन मतलब रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक, इन बातों को ध्यान रखना। ऑर्गेनिक शुरू हो गई है भाई साहब, आ जाओ। न्यू पेंटाइल क्लोराइड, कोई ब्रांचिंग नहीं है तो नाम हो जाता है नॉर्मल, एक ब्रांचिंग है तो आइसो, 2 ब्रांचिंग है तो न्यू। पेंटाइल बोले तो सर 5 कार्बन,
5 कार्बन में 2 की तो आपने ब्रांचिंग ही करवा दी इस तरीके से, और एक जगह क्या लगा दिया आपने, क्लोरीन। तो सर इसका नाम क्या होगा? नाम करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है? बिगेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कर लो। सबसे बड़ी कार्बन की चेन बना लो, चेन चेन खेलना है, ठीक है। तो 3 कार्बन की चेन बनेगी, सेकंड पे ये 2 का नहीं, फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा ना, यहाँ से बनाओ। देखो कहाँ से बनाओगे? चेन बनाने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप भी तो रखना है, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 और 3, वहाँ से करते तो वो चेन में फंक्शनल ग्रुप ही नहीं आता। सेकंड कार्बन पे क्या लगा है? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इनका पहले क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स 2,2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या आ जाता है? प्रॉप आ जाता है। उससे भी पहले 1 पे क्या लगा था? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। IUPAC नेमिंग पूछ रखी है, पेन भी नहीं चल रहा है, इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बिगेस्ट चेन सेलेक्ट करो, उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। ये देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। पहले ये बताओ, ये दिख रहा है यार? ये ब्राइटनेस ज़्यादा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूँ, है ना। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, उधर जाएंगे तो क्वेश्चन कौन कराएगा? है नहीं कोई उस साइड। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक OH तो इन्होंने यहाँ लगा रखा है, ठीक है। ये H दिखा? नहीं दिखेगा, थोड़ा और इधर बना लो सर, बना लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, OH यहाँ लगा हुआ है और CH2OH यहाँ पे लगा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो। एक तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्या है कि सर यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और हेलोजिनेशन हो, मतलब हेलोजन जुड़ जाएगा। यहाँ क्यों नहीं हुआ वो काम भाई? यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये वाला तो करेगा नहीं हेलोजन को ऐड, ये वाला करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2Cl। कहो तो मैकेनिज्म भी बता देंगे, बट उसका है नहीं कुछ काम, है ना। मैकेनिज्म का कोई काम यहाँ पे है ही नहीं, आप सीधे वाटर रिमूव करा दो और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना आपका, अभी पेपर आपको दे देंगे PDF फॉर्म में, C ऑप्शन में ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वो थोड़ा सा विजिबिलिटी ब्राइटनेस की वजह से नहीं है। होता क्या है, ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये H को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वाटर रिमूव होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो सिंपल था यार, है ना। एल्कोहल से बनाया भी है आपने एल्काइल हैलाइड, तो वही वाला है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हटाई देते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन ही तो देखने हैं आपको। चलो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है सर? वेंडरवॉल फोर्सेस पे। वेंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड करती हैं मोलर मास पे और किस पे? साइज पे। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात सर, कार्बन एटम बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। ना जी ना, ब्रांचिंग बढ़ा दोगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वेंडरवॉल फोर्सेस कम, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ना कि बढ़ेगा, ठीक। तो एक बात आप यहाँ पे नोट कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम के। और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग बोले तो स्ट्रेट कार्बन की चेन में इधर उधर कार्बन लगे हुए हैं। अगला पढ़ो, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल आर हाइयर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स। यार हाइयर, हाँ होता है सर, क्यों? क्योंकि एल्कोहल्स में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोकार्बन में तो वही भाई हल्की फुल्की हाई हेलो होती है, वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो इसका रीज़न शायद दिया भी है, अभी तो ये सही कर दे रहे हैं। रीज़न भी दिया है क्या? हाँ दिया तो है। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कह लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो ए ऑप्शन सही है,
और कौन सा सही है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर लेसर इन कंपैरिजन, नहीं ये बात तो गलत है। तो ए सही है और डी, ए डी है ना, ए डी के बाद और कोई है क्या? ए डी को इंक्लूड करते हुए एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ये वाला भी सही मानोगे फिर, इंट्रामोलिकुलर वाला, और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। कंफ्यूजन इसलिए था इंट्रामोलिकुलर दे दिया, हाँ इंट्रा मोलिकुलर होगी, एक एल्कोहल के पास तो एक O है एक H है, तो दूसरे कहीं से O आएगा या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी। कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना, जब कभी भी ये हमारे H भाई साहब गुंडों में फंस जाते हैं ना, तब होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो मैं डैश डैश लाइन से दिखा रहा हूँ, ये क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जब फंस जाएगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सर। ए डी और ई करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए सर आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या होता है सर एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों सिंपली दो तरीके से देख सकते हो, एक तो कितना इजीली H+ रिलीज हो रहा है, या फिर H+ रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो एक बात मुझे बताओ, ये C नीचे आना चाहिए, ये C कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए, ठीक। ये C यहाँ मत लगाओ सर, ये C कहाँ आना चाहिए? नीचे आ जाओ, ब्लैक दिखेगा नहीं अब हमें, ठीक। तो यहाँ पे C आएगा। अब पढ़ो, एक बात बताओ, एक एलिफेटिक एल्कोहल है, एक एरोमेटिक है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? देखना जरा। एक नॉर्मल है, अभी मैं क्वेश्चन पे आया ही नहीं, जनरल बात बता रहा हूँ, एक पूरा टॉपिक डिस्कस हो जाएगा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, अगर पेशेंस रखोगे थोड़ा सा। H ये वाला निकलेगा सर यहाँ से, तो ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस मिथॉक्साइड आयन। अब यार ऑलरेडी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पे नेगेटिविटी है तुम क्या चाहोगे? वहाँ से नेगेटिविटी कम हो जाए, बट तुम्हारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो और नेगेटिविटी बढ़ा रही हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है सर? इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। एक बना लो आप एरोमेटिक से, जैसे ये है OH, यहाँ से जब आप H निकालोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा O-, ठीक है। तो ये देखो आप, यहाँ इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है भाई साहब, इसको क्या मिल रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो सर हमें एक कॉन्सेप्ट तो पता लग गया कि अगर क्या होगा, एलिफेटिक एल्कोहल होगा तो स्टेबिलिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, और एरोमेटिक है तो क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब आप आगे पढ़ो। तो प्रोपेन बनॉल तो वैसे ही लास्ट में आ गया, प्रोपेन बनॉल क्या आ गया लास्ट में, तो ए कहाँ पे लास्ट में दिया है सर? ये तो 3 जगह दिया है, अभी तो बी को ही एलिमिनेट करा हमने। आगे देखो, एक नॉर्मल फिनॉल, इसको ही फिनॉल बोलते हैं बच्चों, इसी को क्या बोलते हो आप? फिनॉल बोलते हो। अब अगर होता क्या है, मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। देखना, ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो बल्ले बल्ले हो जाती इसकी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता? माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता। तो ये जो नाइट्रो है ना, नाइट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो है फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बी ऑप्शन में एक नाइट्रो लगा है, सी ऑप्शन में 2 लगे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी? सी वाले की। ऐसा केवल डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो सारों को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, देखते ही आंसर लगाएंगे, ठीक है सर। 50 क्वेश्चन, मतलब उसमें से 40 करने, टाइम कितना है? 45 मिनट। मुश्किल से 1 मिनट मिल रहा है हमें एक क्वेश्चन पे, तो जहाँ बचा सकेंगे सर बचा लेंगे। आ जाओ अगले में, फिर यार ये रिएक्शन है, में दिखने का दिक्कत होगी। आ जाओ अपने वहाँ देखना, उसमें भी खैर ब्राइटनेस कम करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं साइड में लिखूंगा इस क्वेश्चन को। NaBH4 बता दो तब तक क्या होता है? NaBH4 बता दो क्या होता है सर? हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कीटोन को और एल्डिहाइड को तो रिड्यूस कर देता है, एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता है। तो देखना यहाँ पे पहचानना, कौन कीटोन, कौन एल्डिहाइड, कौन एस्टर। इस पे हमने क्या ऐड करवाया है? NaBH4।
ये जो है ना, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर। तो NaBH4 इस पे तो कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके आपको क्या देगा, एल्कोहल। ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके आपको एल्कोहल दे देगा। ऑक्सीजन से H जुड़ जाएगा, कार्बन से भी H जुड़ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो देखना, दिख ही नहीं रहा है सर ऑप्शन में, बता रहा हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ से बी ऑप्शन में ऐसा स्ट्रक्चर दिया है तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। देख लो, क्योंकि क्वेश्चन विजिबल नहीं है। ऐसी LiAlH4 होता है, वो भी क्या होता है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई तुम कहोगे सर हमें तो 45 मिनट में करवा रहे हो, आपने 1 घंटे से ऊपर ले लिया। तो यार है क्या ना मैटर, मुझे समझाना भी तो है, हमारे को समझाएंगे भी तो कॉन्सेप्ट, तो टाइम तो लगेगा। तुम तो धड़ल्ले से कर दोगे सर देखते ही। HBr हेलोजन एसिड, यार मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया है कि रिएक्शन ऑफ ईथर विद हेलोजन एसिड कैसे होती है, देखना जरा, बता ही दें इसका मैकेनिज्म। देखो पहले प्रोटोनेशन होता है, पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन। सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये क्या करते हैं, ये H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा, देखना यहाँ से ये क्या करेंगे, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरीके से, तो क्या फॉर्म होगा, तो सर ऑक्सोनियम है, मतलब ऑक्सीजन पे H भी आ गया, उसने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया है, तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये भयंकर तरीके से पगला जाएगा यार, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम उस पर प्लस चार्ज रख रहे हो, कहेगा ना जी ना, हटाओ इसको जल्दी से। तो जब दूसरा अभी Br माइनस तो यहाँ पे है ना, वो आएगा जब, तो वो कहेगा चलो हम सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं आपका, है ना, हम आपका न्यूट्रलाइजेशन करा देंगे। 2 जगह हैं, एक तो वो यहाँ अटैक करवा दे, लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, प्लस ये सब्स्टिट्यूशन होती है, SN2 अटैक होता है। ठीक है, तो SN2 अटैक जब ये करेगा तो ये देखेगा हिंड्रेंस कहाँ पे कम है, वो यहाँ पे कम है, तो वो यहाँ अटैक कर देगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, यानी कि सर फिनॉल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा ब्रोमो ईथेन। ऐसा ऑप्शन जो है ना, वो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ये कौन से में था, ए ऑप्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कर लेना यार, रिएक्शन ऑफ ईथर विद हेलोजन एसिड। आ जाओ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमीनो एसिड इन ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयन मतलब होता है ना, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ही भयंकर चीज़ होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ही टाइम पे एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर देते हैं। तो देखो ये जो NH2 होता है ना, ये क्या होता है, बेसिक करेक्टर शो करता है। बेस दुनिया में H+ खाने आए हैं, खा लेंगे, एसिड्स क्या आए हैं, H+ डोनेट करने कर देंगे। तो ये है आपकी ज्विटर आयनिक फॉर्म। डाइपोलर आयन होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा भाई, दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि ये एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक बेसिक के साथ साथ एक साथ शो करेगा, तो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट वो प्रॉपर्टी पूछ रहा है, एसिडिक बेसिक या फिर एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिडिक भी प्रॉपर्टी शो करे और जो बेसिक वाली प्रॉपर्टी भी शो करे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ आगे, ठीक है, बने रहना है यार आखिरी क्वेश्चन तक, सारे डिस्कस कर देंगे यहीं पे। अब सर फिर से वही बात, कोई नहीं, मैं साइड में बना देता हूँ, साइड में बना देता हूँ। स्ट्रक्चर है, नाम दिया, स्ट्रक्चर बताना है। एसीटोफिनोन का देखना, देखो एसीटोफिनोन नाम में ही आ रहा है, एक तरफ एसिटाइल ग्रुप होगा, एक तरफ फिनाइल ग्रुप होगा, और बीच में क्या होगा, कीटोन। देखो यहाँ से एक तरफ फिनाइल ग्रुप, बीच में कीटोन, दूसरी तरफ क्या, ये। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, एसीटोफिनोन का। ऐसा जब आप देखोगे ना, तो ऐसा आपको थर्ड स्ट्रक्चर में दिया है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड में नहीं, सेकंड में, है ना। तो फर्स्ट का सेकंड से मैच हो जाएगा। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड कौन होगा सर, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लगा देना, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देना, CHO ग्रुप। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है सर, हमें दिख नहीं रहा है, सेकंड का है, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा है। अगला क्या है, बेंजोइक एसिड, अगला क्या है, बेंजोइक एसिड।
बेंजोइक एसिड में कुछ मत करना, बेंजीन के ऊपर COOH यानी कि एसिडिक ग्रुप लगा देना। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। तो ये ऐसा 4th में दिया है। तो सर आप सारे क्यों बता रहे हो? क्योंकि यार तुम्हारे को क्वेश्चन विजिबल नहीं है। अगला क्या है? बेंजोफिनोन। अगर क्वेश्चन विजिबल होता तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके करवा देता। बेंजोफिनोन मतलब दोनों तरफ बेंजीन रिंग, बीच में कीटोन। क्या बोल रहे हो सर? बना के दिखा दो। मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ बेंजीन रिंग, बीच में कीटोन। ये किसका हो जाएगा? बेंजोफिनोन का। और ये ऐसा कहाँ पे दिया था? ऐसा सेकेंड ऑप्शन में दिया था। अब आप देख लो, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, ऐसा कहाँ पे दिया है? ठीक है, स्क्रीन लॉक है। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट बोलते चलो। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट कौन से में है? देखना जरा, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, बी ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वो विजिबल नहीं थे इसलिए मैंने बना के दिखा दिए। बेसिक से स्ट्रक्चर है यार, याद कर लेना ना। ठीक, मौजा ही मौजा है अगले 3 साल के लिए, कोई रोक टोक नहीं। फिर चले जाओगे फिर बाहर तो, है ना? नहीं तो अब तो हर जगह के लिए एग्ज़ाम देना है, कहीं की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। ठीक, तो बस अपने घर वाले कॉलेजेस में ही मिलेगा मुझे लग रहा है एडमिशन मेरिट से, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो सर मिलने से रहा। कौन सा केमिकल टेस्ट यूज़ करें इथेनॉल और प्रोपेनॉल को अलग करने के लिए? सर इथेनॉल क्या होता है, प्रोपेनॉल क्या होता है? पक गए हम तो, इतनी देर से आप करा रहे हो। इथेनॉल होता है भाई CH3CHO। इथेनॉल क्या होता है? CH3CHO। और प्रोपेनॉल क्या होता है? कुछ नहीं सर, 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता है। अब टेस्ट पढ़ो जरा यार, ये जो टॉलेंस और फेलिंग है ना, दोनों दिखा देंगे। टॉलेंस में क्या होगा? टॉलेंस टेस्ट दोनों लोग दिखा देंगे अगर मैं बात करूं तो। और आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे? सिल्वर मिरर मिलेगा। दोनों लोग वो भी दिखाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे सर? फेलिंग टेस्ट। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ल्यूकास टेस्ट तो होता ही एल्कोहल के लिए। ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है? एल्कोहल के लिए। तो ये वाला तो ये दिखाएंगे नहीं सर। बचता कौन सा है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म से अलग कर सकते हो, बिकॉज आइडोफॉर्म जो होता है ना, वो उन ग्रुप्स के लिए होता है जिसके पास ये हो, उन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है जिसके पास COCH3 ग्रुप हो। तो इसके पास है, देखो इसके पास ये ग्रुप है। तो ये क्या दिखा देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा देगा, जिसमें आप इसकी रिएक्शन NaOH + I2 के साथ कराते हो। यहाँ से येलो कलर का बन जाता है प्रेसिपिटेट, और बाकी वो कॉन्जुगेट मतलब एनाइन बना लेता है। ये वाला क्यों नहीं दिखाएगा? कहाँ है भाई इसके पास COCH3 ग्रुप? कहाँ है? दिख रहा है कहीं? फिर भी गंदी बात करते हो यार, ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हम आइडोफॉर्म से क्या कर देंगे? इनको सेपरेट कर देंगे। क्लियर है ना? आइडोफॉर्म टेस्ट से सेपरेट कर देंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैसे देखते हैं सर अल्फा हाइड्रोजन? आओ इन्हीं के एग्जाम्पल से बताता हूँ, इन्हीं के एग्जाम्पल से बताता हूँ। मीथेनल। मीथेनल अभी देखो, एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है, HCHO। और अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है ना, उससे अगले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हो। सर हाइड्रोजन छोड़ो, अगला कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये तो एल्डोल दिखाने से रहा। फिर ये क्या दिखाएगा? जिनके पास अल्फा नहीं होता है वो कैनिजारो दिखाते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल बना लेगा, एक मॉलिक्यूल बेस वाला सॉल्ट बना लेगा। NaOH लोगे तो NaOH। बेंजल्डिहाइड ये भी सर इसी कैटेगरी का है। यहाँ पे आगे कार्बन तो है बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है, देखो इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। उससे अगला क्या है? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूट बोले तो 4 कार्बन, अल मतलब तो एल्डिहाइड, 1 2 2,2 डाई मिथाइल। देखो अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन है। अगला वाला बीटा, उससे अगला गामा, और आगे होता तो डेल्टा हो जाता। तो सर ये भी नहीं दिखाएगा, बचता डी ऑप्शन है। फिर भी आप एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा दो सर। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, देखना फिनाइल कुछ नहीं, उसके बाहर एसिटल्डिहाइड लगा दो, CH2CHO। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये डी ऑप्शन क्या दिखाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन। बाकी क्या दिखाएंगे? बाकी दिखाएंगे कैनिजारो। देख लो, दिखा दिया ना, दिखा दिया। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनते हैं कंपाउंड्स। चल आगे पढ़ो।
यार ये ऑप्शन नीचे खिसका रखा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है, ध्यान से पढ़ना। एनाल्जेसिक्स आर रिड्यूस टू एबोलिश पेन। हाँ, एनाल्जेसिक्स का काम ही यही है, पेन किलर। एंटीपायरेटिक का काम है टेम्परेचर को कम करना, यानी कि फीवर में यूज होता है। ट्रांक्यूलाइजर्स आर न्यूरोलॉजिकल इनएक्टिव। ना जी ना, इनएक्टिव होता तो कैसे काम करता, एक्टिव होता है। ये वाला गलत है, पहला वाला सर सही है। अगला पढ़ो, मॉर्फिन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक होता है, क्या होता है, नार्कोटिक होता है, ये भी गलत है। और आगे पढ़ो, डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वेयर एज एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज। हाँ, डिसइंफेक्टेंट्स का काम ही यही है। सेम सब्सटेंस, हाँ बस कंसंट्रेशन का फर्क होता है, वही डिसइंफेक्टेंट बन जाता है और वही क्या बन जाता है आपका, एंटीसेप्टिक बन जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, डी यहाँ पे खत्म हो रहा है और ई स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कौन कौन से इनकरेक्ट करेक्ट पूछे थे ना, ए, डी और ई, कौन सा सही है, ए, डी और ई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई ये ड्रग्स वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, ठीक है। आ जाओ आगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स विच वन हैज हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ही था इसकी कितनी होती है, इसकी 1600 टाइम्स होती है केन शुगर की, सबसे ज़्यादा। शायद पीछे कोई क्वेश्चन था एक, उसको भी चेक कर लेंगे एक बार। इसकी कितनी होती है, 1600 होती है। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर विच इज द कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है सर जो दो अलग अलग मोनोमर के कंडेंसेशन से बने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लिप्टल। ये मतलब प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन होता है बार बार, स्टाइरीन का होता है ना, विनाइल क्लोराइड का। यार देखो कितना इजी है आंसर को जज करना, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन देख रहा हूँ तब तक तो मैंने देखो सबके नाम के आगे क्या जुड़ रहा है, सबके नाम के आगे जुड़ रहा है पॉली, है ना। सबके नाम के आगे क्या जुड़ा हुआ है, पॉली जुड़ा हुआ है। तो जब आप देखोगे तो प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा यहाँ से किसका हो जाएगा, स्टाइरीन का। सबका मोनोमर सिंगल है, बट ये जो ग्लिप्टल होता है इसमें दो पॉलीमर यूज होते हैं और कंडेंसेशन होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा कि ये सर कोपॉलीमर बनाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुगर वाला एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि दो जगह था वो, ठीक है। पहले जब आया था तब उसमें क्या दिया था, तब उसमें ये दिया था सर कि मतलब कौन हाई टेम्परेचर पे नहीं सरवाइव कर सकता है, कौन सी वाला शुगर हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकती है। चलो तो उसमें एस्पार्टेम आंसर होगा, है ना, उसमें एस्पार्टेम होगा, सही कर लेना। जहाँ पे क्वेश्चन आया था ना, लास्ट में करा भी दूंगा, शुगर कौन सी हाई टेम्परेचर पे सही नहीं रहेगी यूज, एस्पार्टेम, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, करेक्ट कर लेंगे, गलती हो जाती है यार, इतना सारा कैसे याद रखे, है ना, मुझसे भी नहीं याद होता है। तुम महान इंसान हो, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब होता है सर जहाँ पे दो मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी हों। ग्लूकोज तो सिंगल है, मोनोसैकेराइड है। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है। माल्टोज होता है सर डाइसैकेराइड। माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। और स्टार्च क्या होता है, ये भी पॉलीसैकेराइड होता है। तो मैंने कहा था ना कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स। आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम सॉल्ट। देखो फिर से आपको ये फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है ना। चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या पूछा है, अमोनियम सॉल्ट कब, अमोनियम सॉल्ट कब, जब इथाइल अमीन, पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई साहब, चल जा, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट व्हेन इथाइल अमीन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl। बनाओ तो जरा इथाइल अमीन का स्ट्रक्चर। इथाइल अमीन कैसे बनेगा सर, अरे 2 कार्बन बना लो, अमीन ग्रुप जोड़ दो, इसमें क्या ऐड कराना है, HCl, कुछ मत करना, नाइट्रोजन के लोन पेयर से जुड़ जाएगा H+ और Cl एज अ मतलब एनाइन का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2 मतलब C2H5 और इसमें NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ऑप्शंस में आप देख रहे होगे ना, तो आपको ऐसा ये वाला दिख रहा होगा, C2H5 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, ठीक है, ध्यान रखना। आंसर ऑप्शन में ऐसे दिया था इसलिए ऐसे बना दिया, बात वो भी सही है। आगे आ जाओ।
अमंग द फॉलोइंग अमीन्स विच वन इज द मोस्ट बेसिक। देखो अगर गैस फेज में बात करें ना, क्लास भी यार 5:15 से, चलो जल्दी से वाइंड अप करेंगे, लेकिन हड़बड़ी नहीं मचानी, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी करने के नंबर नहीं है, सही करने के हैं। गैस फेज में बताओ, गैस फेज में सर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री रहता है, लेकिन अगर आप एक्वस फेज में बात करते हो ना, तो एक्वस फेज में डिपेंड करता है सर, एक्वस फेज में डिपेंड करता है कि साइड ग्रुप कैसा है। अगर साइड ग्रुप मिथाइल है, ये लो हो गया लाइट का, जय श्री राम, चलो देखते रहो तुम लोग, ठीक है, स्क्रीन विजिबल रहेगी, हम चाहे गायब हो जाएं थोड़ी देर के लिए। मिथाइल में देखो, मिथाइल में क्या होता है, ऑर्डर रहता है 2 3 1, ठीक है, मिथाइल में क्या रहेगा 2 1 3, 213 ध्यान रखना है। और इथाइल के केस में क्या रहता है 231, यानी कि 2 3 1। क्या है सर, ये क्या नंबर लगा रहे हो आप, लॉटरी का नंबर है? नहीं, ये नंबर है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का। अगर आप डिग्री की बात करो ना, जैसे नाइट्रोजन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा होता है तो 2 डिग्री, तो वही मतलब है, भले ही मिथाइल हो या इथाइल हो, 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। बट अगर मिथाइल है तो सेकंड नंबर पे 1 डिग्री आ जाता है, और इथाइल है तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है 3 डिग्री। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेशन सबको बैलेंस करके आता है। अब पढ़ो आप, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, तो यार 2 डिग्री कोई दिख रहा है क्या, है ना, 2 तो सबसे ज़्यादा होता है, ये 2 डिग्री तो ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पे आगे क्या लगे हैं 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करके कौन सा है आपका, ये वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैस फेज। गैस फेज में बेसिसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, ठीक है, गैस फेज में बेसिसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा। तो गैस फेज में आपको बता रखा है सीधे 3 2 1, क्योंकि वहाँ पे -i इफेक्ट से डिसाइड हो जाता है। तो 3 2 1 कौन से में है, 3 की सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 की, उससे कम 1 की, डी ऑप्शन में है, ठीक है। 3 2 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लो एक थोड़ी देर का सब्र रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन हैज़ द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। सारे क्वेश्चन एक ही चीज़ों से रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रेंथ। पीकेबी का मतलब क्या होता है सर, जिस चीज़ की पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है सब में। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अभी आपको बताया था, कोई फेज तो दिया नहीं है, तो बेसिक मान के मतलब एक्वस फेज मान के चल लो, उसके बाद हाईएस्ट पीकेबी बोल रहा है, मतलब वो वाला कंपाउंड बताओ जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो, है ना, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो, सबसे कम हो। तो एक बात आप देखो जरा ध्यान से, एक एलिफेटिक अमीन्स हैं, एक क्या है एरोमेटिक अमीन्स, एक क्या है एरोमेटिक। एलिफेटिक अमीन्स में तो सर ये ना, ये मिथाइल ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन दे देता है, लुईस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक में क्या होता है, ये रेजोनेंस में चले जाते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है, ये रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहता है डोनेशन के लिए, है ना। यहाँ पे लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहता है डोनेशन के लिए। तो ऑटोमेटिकली यार ये बेकार बेस होगा, बेकार बेस होगा तो इसका पीके भी सबसे ज़्यादा होगा। कोई दिख रहा है यहाँ पे, ये C6H5 का मतलब ही होता है ये फिनाइल रिंग। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं ये वाला डी वाला है ना यार, क्या करा हमने, इसको एक बार क्लियर ना करके ये कर लेते हैं, देखना जरा, देखो ये वाला तो पहले का लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये वाला सर पहले का लगा हुआ है, इसको हटा दो आप यहाँ, ठीक है। आ जाओ, देखो C6H5NH2 यही है यार, C6H5NHCH3 ये है, ये इसको मत समझ लेना ये वाला। इसमें है तो एक ग्रुप ऐसा, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी तो है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर भी थोड़ी बहुत तो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, इसकी तो बिल्कुल कम हो जाएगी। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से यार के बी, पी के बी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, और के बी क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। के बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे। अब देखो मतलब हाईएस्ट के बी पूछ रहा है, यानी कि जो सबसे अच्छा बेस होगा उसकी के बी वैल्यू भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो मैंने अभी आपको बताया एलिफेटिक और एरोमेटिक में एलिफेटिक अमीन्स अच्छे बेस होते हैं, इसको तो हटा ही दो। फिर ऑर्डर क्या बता रखा है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप एक्वस फेज मान के चलना, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री कौन सा हो गया, सी वाला। एन से 2 कार्बन लगे हैं ना आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IUPAC नेम ऑफ द अबव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पे यार सर ने पैराग्राफ टाइप नहीं किया है, यहाँ पे सर ने पैराग्राफ टाइप नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं आपको उसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता देता हूँ क्या था। अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा कोऑर्डिनेशन। हाँ याद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन तो है ना मेरे पास, ठीक है। एक पूरा पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन पिक करना था। मेन काम की चीज़ क्या है, देखो मेन आपको बस वो कंपाउंड पकड़ना था। वो कंपाउंड क्या था, CO। याद रखना अगले 5 क्वेश्चन इसी पे हैं। CO NH3 का होल 5 Cl और क्या था Cl2, बस अगले 5 क्वेश्चन इसी पे हैं, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ में से इतनी सी चीज़ हमारे काम की थी, बताओ। खोदा पहाड़ निकला क्या, ये कॉम्प्लेक्स। तो इसका नामकरण कैसे करें सर, थोड़ी देर के लिए पंडित जी बनेंगे और देखेंगे कितने अमाइन ग्रुप हैं, 5। अमाइन का ए पहले आएगा एज कंपेयर टू क्लोरो या क्लोराइडो का सी, है ना। क्या बोला है इन्होंने, क्लोराइडो, तो सी बाद में ही आएगा। तो कितने अमीन ग्रुप हैं, 5। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन, ठीक है, क्लोराइडो। और एक ही सांस में चलता है, मैं तो ब्रेक ले रहा हूँ इस मतलब गैप कर करके। कोबाल्ट मेटल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस क्लोरीन की -1 और इन दोनों की -1 यानी कि -3 है, तो उसका बदले का क्या आ जाएगा, +3 इस पे आ जाएगा। एक्स मान के निकाल लेना। अमाइन न्यूट्रल होता है, Cl 1- चार्ज रखते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे रोमन नंबर में लिख दोगे 3। और बाहर कितने भी काउंटर आयन लगे हो उनका बस नाम आता है, तो ये क्लोराइड। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिर से इन्हें याद आ गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना, CONH3 होल 5 Cl था। अब देखो अब यहाँ दे दिया इन्होंने, तो मैंने अभी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताई थी आपको, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी सर आपने +3। कैसे बताई थी, एक बार फिर से बता दो। एक्स मानी थी यार मैंने, एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू पता ही नहीं लग रही मुझे, है ना। तो अमीन कितना है, 0 होता भी है, एक्स की कहाँ से वैल्यू पता लगेगी तुम्हें। तो Cl कितना है, -1, और बाहर कितने Cl लगे हैं, 2। ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, तो क्या हो जाएगा, x + 0 -1 - 2 = 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका, x = +3, यानी कि कोबाल्ट कहाँ है, +3 में है। तो कोबाल्ट जब नॉर्मल होता है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल ना, तो क्या आता है इसमें, कैसे याद किया है सर आपने, मैंने तो ऐसे याद किया है, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी कोई नहीं, ठीक है। तो ये किस में आ गया, ये 27 में आता है। तो 27 की कन्फिगरेशन होगी 4s2 3d7, पहला नंबर 4s में, दूसरा 3d में। उसके बाद कितना है, ये 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, 4s0, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 3d6। तो यहाँ पे क्या आएगा देखना जरा ध्यान से, 3d6 बना लो, क्या बना लो, 3d6, 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4। फॉर्मूला क्या होता है, √n, n+2 होता है सर, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे देखना, 4 और 4 + 2 6, यानी कि √24, 4 से ज़्यादा 5 से कम, कौन सी वैल्यू है, 4.9। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बट ये लिगेंड को देखा तुमने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, ये क्या करा देगा, पेयरिंग। सारी कहानी गलत कर दी सर आपने, क्यों, आप तो भावनाओं में बह गए भाई, क्या करें। देखो तुम लोग ऐसे ही काम करते हो, भावना क्या है, देखो इसमें
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसका काम भी तो देखो, वो पेयरिंग कराएगा। अब जो चीज़ पेयरिंग कराएगी यार, वहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी रहेंगे। तो भले ही ये 3 में था, इसकी कन्फिग्रेशन 4s0 3d6 थी, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे ना, 1 2 3 4 5 4s यहाँ पे है और 4p यहाँ पे इस तरीके से, तो वीक फील्ड लिगेंड तो होता तो वैसे ही चलते, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो ये वाले भी अंदर आ जाएंगे आपके, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ आ जाएंगे, अंदर। अब देखो आप एक भी अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आ जाएगा, 0, आंसर आ जाएगा 0। तो भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नहीं था ना यार, इसीलिए। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किसका सर, इसका यार, इसका ये CONH3 का होल 5 Cl, यहाँ एक ही Cl है ना, यहाँ कितना Cl है, एक ही Cl है, देखो यहाँ से एक ही Cl है, तो सर 2 क्यों लगा रहे हो आप, एक ही लगाओ फिर, बाहर हैं 2 Cl, बाहर हैं 2 Cl। जब आपने अभी पीछे देखा था तो पेयरिंग कराने के बाद क्या नज़र आया था, पेयरिंग कराने के बाद सर कुछ ऐसा हालचाल नज़र आया था, बट हमें 6 बॉन्ड भी तो बनाने हैं, और यहाँ कितनी ऑर्बिटल खाली हैं, 2, तो 2 तो D में है, एक 4s की, 3 4p की, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ये लोग। तो D2sp3 कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में, समझ आ रहा है। पहले आप लिगेंड को देख लो, अगर वो पेयरिंग करा रहा है तो उसके बाद आप ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करो हाइब्रिडाइजेशन में, अगर पेयरिंग नहीं करा रहा है तो ऐसे का ऐसा ही यूज़ कर लोगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों कितने चीज़ों से वो बाइंड है ना, तो आपने यहाँ देख ही लिया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो 5 अमोनिया आइंस से था और 1 Cl से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, ठीक है, जो कि है प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, जो कि क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, ये तो आप बता दो यार, इतने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एक आप बता दो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सर सारे आपने बताए, ये भी आप बता दो। प्राइमरी वैलेंसी वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखना ध्यान से, कितनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी वहाँ पे, सर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +3, है ना, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, +3, बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है किसके, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, और सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल होती है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। एक वो क्वेश्चन सही कर लेना शुगर वाला, बाकी मैंने सारे सही करा दिए। क्वेश्चन इस प्रकार था कि हाई टेम्परेचर पे कौन सा मतलब आर्टिफिशियल शुगर at high temperature which artificial sugar will not work। तो इसमें आपका कौन सा आंसर है, एस्पार्टेम है, एलिटेम नहीं है, इसका आंसर क्या है, एस्पार्टेम है। ये सही कर लेना यार, मैंने गलत बता दिया, मेरे को तो पेपर देना नहीं है, तुम भी ये लगाया होगा तो तुम्हारा -1 हो जाएगा, +5 होने वाला होता, ठीक है। तो यार बहुत बहुत धन्यवाद सारे क्वेश्चंस के लिए, तुम पेशेंस के साथ जुड़े रहे, और एक क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। ये तो एक पेपर था जो 10 अगस्त को हुआ था, ऐसे 4 पेपर हुए थे लास्ट ईयर, है ना, इस बार भी अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट PYQ का एक मतलब पेपर लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।